नमस्ते बच्चों, मेरा नाम वैशाली पवार है। मैंने हिंदी सब्जेक्ट में एमए बीएड किया है। मैं लगभग 12-13 सालों से पढ़ा रही हूँ। सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। और लॉकडाउन के चलते आप सभी भी घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, क्योंकि सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं और इसी वजह से आपकी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। ये सोचकर मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है। और आपके हित के लिए मैं सबसे पहले इस चैनल पर व्याकरण पढ़ाऊँगी। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे इसी चैनल पर चैप्टर भी पढ़ाना शुरू करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको समास का टॉपिक समझाने का प्रयास करूँगी। ये दोनों ही कक्षाओं में आता है, 9वीं में भी और 10वीं में भी, तो सभी इस पर ध्यान दें। सबसे पहले हम समास का अर्थ समझेंगे। उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगी, जैसे कि चित्र बनाने वाला, चित्रकार। देश के भक्त अर्थात देशभक्त। उपर्युक्त उदाहरण में चित्र बनाने वाला तथा देश के भक्त के संक्षिप्त रूप क्रमशः चित्रकार तथा देशभक्त भी दिए गए हैं। ये समास के उदाहरण हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, मतलब छोटा रूप। तो इसी आधार पर अगर हम परिभाषा समझें तो समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो इसे समास कहते हैं। अगर संक्षेप में परिभाषा समझने का प्रयास करें तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए शब्द चित्रकार तथा देशभक्त सामासिक पद है। यदि सामासिक पद को अलग अलग करके लिख दिया जाए तो इसे समास विग्रह कहते हैं। तो आप परीक्षा में देखते होंगे कि आपको पूछा जाता है कि सामासिक पद का विग्रह कीजिए। तो सामासिक पद जैसे कि उदाहरण है चित्रकार, उसका अगर हमें विग्रह करना हो तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। चित्रकार का विग्रह है समास का विग्रह है चित्र बनाने वाला। देशभक्त इस सामासिक पद का अगर विग्रह करें तो आएगा देश के भक्त। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समास का अर्थ और उसकी परिभाषा समझाने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समास के भेद समझने का प्रयास करेंगे। समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा कर्मधारय समास। अब हम बारी बारी से इनकी परिभाषा उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है वह समास जिसमें पहला पद अथवा शब्द अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न होगा कि अव्यय अर्थात क्या। तो अव्यय, इसका पहला वर्ण है अ मतलब नहीं, और व्यय मतलब व्यय होना, नष्ट होना। तो उदाहरण के तौर पर अगर समझे प्रतिदिन, इसमें 2 पद है, प्रति और दिन। तो प्रति यह अव्यय पद है। जैसे कि प्रति के साथ आप दिन जोड़ दो, माह जोड़ दो, प्रति माह, प्रति व्यक्ति, तो दूसरे पद में परिवर्तन हो, उसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो पहला पद है उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब उसका व्यय नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रति यह पद अव्यय पद है। इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि ऐसा सामासिक पद जिसका पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहलाता है। इन सामासिक शब्दों में पहला पद प्रति आ अव्यय है, इसलिए ये दोनों ही अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। परिभाषा है वह समास जिसमें दूसरा पद अथवा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण मुँह मांगा, विग्रह करेंगे तो मुँह से मांगा। राजपुत्र, इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। इन शब्दों में दूसरा पद प्रधान है, अतः ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं।
इन उदाहरण में दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह से और का ये आए हैं, जिनका सामासिक पद बनाने के पश्चात लोप कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि राजपुत्र ये जो सामासिक पद है, इसका दूसरा पद मतलब पुत्र, यह पद प्रधान है। जैसे कि अगर आप राजा का केवल इसी पद का उल्लेख करते हो तो आपको अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन राजा का इसके साथ आप पुत्र जोड़ते हो तो अर्थ स्पष्ट होता है राजपुत्र। और जब सामासिक पद बनता है तो का जो विभक्ति है, कारक विभक्ति कारक चिन्ह है, उसका लोप हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। परिभाषा है वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात दोनों ही पद गौण होते हैं, लेकिन दोनों ही पदों का विग्रह करके हमें तीसरा पद मिलता है जो प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण नीलकंठ। अगर इसका विग्रह करें, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिवजी, तो जब हम नीलकंठ इसका विग्रह करते हैं तो हमें तीसरा पद मिलता है जो प्रधान है। उसी प्रकार से दशानन, इसका विग्रह है जिसके दश आनन मतलब मुख है अर्थात रावण। यहाँ पर भी हमने दोनों ही पदों का विग्रह किया तो हमें तीसरा पद मिला रावण जो प्रधान है। इन सभी शब्दों में दोनों पदों का विग्रह करके किसी अन्य पद का बोध हो रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। ये बहुत ही सरल और आसान, याद रखने में आसान भेद है। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्द आए, वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भाई बहन, इसका विग्रह करें तो भाई और बहन। दिन रात, दिन और रात। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं। आप भाई को मिटा देते हो तो बहन भी अर्थपूर्ण पता चलता है, हमें इसका अर्थ पता चलता है, मतलब दोनों ही पद प्रधानता रखते हैं। तो ऐसा सामासिक पद जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। परिभाषा वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थात ऐसा सामासिक पद जिसका पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। उदाहरण चतुर्भुज, विग्रह करें तो चार भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। वैसे ही नवरात्र, उसमें भी हम पहला पद अगर देखें तो नव यह संख्यावाची है। तो ऐसे सामासिक पद जिसके पहला पद संख्यावाची होते हैं वह द्विगु समास कहलाते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऐसा सामासिक पद जिसका पहला पद संख्यावाची हो वे द्विगु समास के उदाहरण कहलाते हैं। आगे है अंतिम भेद कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है वह समास जिसमें दोनों पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेष विशेषण का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण चरण कमल, विग्रह है कमल के समान चरण। दूसरा है महाराज, महान राजा। तीसरा है नील कमल अर्थात नीला कमल। तो आपके मन में प्रश्न होता होगा कि ये उपमेय, उपमान, विशेष और विशेषण क्या है। तो हम तीनों उदाहरण को अगर देखते हैं तो दोनों ही पदों में एक पद दूसरे पद की या तो विशेषता दर्शा रहा है या तो फिर उपमा दे रहा है, या तो उपमा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि पहला उदाहरण है चरण कमल, तो चरणों को कमलों की उपमा दी गई है, तो कमल उपमान है और चरण उपमेय है। आगे महाराज, तो राजा को महान कहा गया है, तो राजा विशेष है और महान विशेषण है। आगे है नीलकमल,
तो कमल को नीला कहा गया है। तो नीला उसकी विशेषता है और कमल विशेष्य है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा सामासिक पद जिसमें उपमेय उपमान अथवा विशेष्य विशेषण का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो आशा रखती हूँ कि आपको 6 समासों की परिभाषा समझ में आ गई होगी और आप इसको अब खुद से भी कर सकते हो, अन्य उदाहरण को भी आप कर सकते हो। आज मैं यहीं तक आपको समझाऊंगी और यहाँ पर मैं अपना वीडियो पूर्ण करती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।